कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट का मेरे चैनल चारुचंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री की जो पुस्तक है उसका सेकंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर को लेके आया हूँ। तो स्टूडेंट, आपने पहले चैप्टर में यूरोप में राष्ट्रवाद, उसमें ये जाना कि किस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ और इसी राष्ट्रवाद ने नवीन राष्ट्रों का निर्माण किया और इसी राष्ट्रवाद का भारत में भी विकास हुआ। लेकिन भारत में जो राष्ट्रवाद है, यूरोप के राष्ट्रवाद से इसका जो स्वरूप है वो अलग है, क्योंकि भारत में जो राष्ट्रवाद है वह उपनिवेशवाद की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। जहां यूरोप में जो राष्ट्रवाद है उसने निरंकुश राजतंत्र का अंत किया और राष्ट्र को एक नई ऊंचाई दी और राष्ट्र को नई परिभाषा दी, राष्ट्र को नई छवि दी और अनेक प्रतीकात्मक चित्रों का और राष्ट्र की कल्पनात्मक चित्र जैसे मारियान जर्मेनिया जैसे चित्र कलाकारों ने उकेरे थे। लेकिन भारत में जो राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रवाद यूरोप के राष्ट्रवाद से इसलिए भिन्न था क्योंकि भारत में अंग्रेज़ों की सत्ता कायम थी। अंग्रेज़ों की जो सत्ता थी वो शोषण पर आधारित थी और भारत गुलामी झेला था, क्योंकि अंग्रेज़ भारत में 1600 ईस्वी में आते हैं। उनके साथ साथ अन्य यूरोपियन कंपनी भी आते हैं। पहले अंग्रेज़ों ने उन अन्य यूरोपियन कंपनियों को परास्त किया और अंत में भारत की कमज़ोर राजनीतिक सत्ता का लाभ उठाया और लाभ उठाकर खुद सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली। और उन्होंने सत्ता का जो उनका उद्देश्य था वह भारतीयों का कल्याण नहीं था, बल्कि इंग्लैंड के हितों का अधिक से अधिक संवर्धन करना था। और उनका उद्देश्य इंग्लैंड को लाभ दिलाना इसका उद्देश्य था। कि आर्थिक नीति भारत में उस स्पंज के समान थी जिसका उद्देश्य जो गंगा का माल सोखकर उसको टेल्स में निचोड़ा जाए। तो कुल मिलाकर भारत के जो संसाधन हैं उनका दोहन किया जाए और उसका पूरा का पूरा लाभ ब्रिटेन को पहुंचाया जाए। और इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भारत के लोग धीरे धीरे सजग होने लगे। जैसे कि 1857 की जो विद्रोह हुआ, भारत कई इतिहासकारों ने भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति का प्रयास के रूप में इसको देखते हैं और अंग्रेज इसको विद्रोह के रूप में देखते हैं। लेकिन जो भी हो, लेकिन इससे भारत के लोग जागरूक हुए। उन्होंने उनमें राष्ट्रीय चेतना आई और इसी क्रम में 1885 में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर एक कांग्रेस की स्थापना होती है। इस कांग्रेस ने भारतीयों को एक मंच दिया और इसी कांग्रेस के नेतृत्व में भारत में राष्ट्रवाद का विकास होता है। क्योंकि 1885 से 1905 में भारत में जो राष्ट्रवाद था वो उदारवादी नेताओं के हाथ में था और बाद में यह बागडोर कुछ समय के लिए उग्रवादी जो नेता थे जैसे लाल बाल पाल उनके हाथ में आया। और इसके पैरेलल भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का उद्भव भी हुआ, जैसे जिसमें आपने भगत सिंह, चंद्रशेखर और बटुकेश्वर दत्त और कई राम प्रसाद बिस्मिल जैसे नेताओं के नाम आपने सुने होंगे। तो भारत में एक और उग्रवादी आंदोलन चल रहा है, एक और क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन भारत में 20वीं सदी में भारत में जो राष्ट्रवाद का एक नया युग प्रारंभ होता है वो गांधीवादी युग होता है। जैसे पहला युग था उदारवादी युग, दूसरा युग था आपका उग्रवादी युग और तीसरा था आपका गांधीवादी युग। जो उदारवादी युग था वो 1850 से 1905 के बीच कांग्रेस का नेतृत्व इन्होंने किया था और उसके बाद 1905 से 1920 के आसपास के बीच का जो कांग्रेस का नेतृत्व था वो उग्रवादी नेताओं ने किया था। और इन्हीं उग्रवादी नेताओं के पैरेलल भारत में जो
क्रांतिकारी नेता थे और क्रांतिकारी जो युवा थे उन्होंने बागडोर संभाली थी। और लेकिन 1920 में जो एक नया युग प्रारंभ होता है, ये महत्वपूर्ण युग था। 1920 से 1947 के बीच, अर्थात 1920 से भारत की आज़ादी तक, इस युग का जो नेतृत्व है वह महात्मा गांधी के ये युग महात्मा गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ता है। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस युग में 3 महत्वपूर्ण आंदोलन प्रारंभ होते हैं। पहला आंदोलन था आपका असहयोग आंदोलन, दूसरा आंदोलन था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा आंदोलन था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो यह जो युग था ये गांधीवादी युग, इसमें महात्मा गांधी जी ने भारतीय आंदोलन का कुशल नेतृत्व किया। महात्मा गांधी प्रारंभ में अफ्रीका में थे। उन्होंने अफ्रीका में रंगभेद की जो नीति थी अंग्रेज़ों की, उसका विरोध किया। जैसे कि महात्मा गांधी 1893 में वकालत के सिलसिले में अफ्रीका जाते हैं और वहाँ पर वो रंगभेद की नीति देखते हैं और वो खुद उसका शिकार होते हैं और संकल्प लेते हैं कि वे अंग्रेज़ों की इस रंगभेदी नीति का विरोध करेंगे। इसके लिए महात्मा गांधी अफ्रीका में टॉलस्टॉय फॉर्म और फिनिक्स फॉर्म इनकी स्थापना करते हैं। और महात्मा गांधी जी वहाँ से इंडियन ओपिनियन नामक एक मैगज़ीन भी निकालते हैं, क्योंकि मैगज़ीन या पत्रिकाएं क्या होती हैं, ये जो शिक्षित वर्ग है उनमें एक प्रकार का ज्ञान का प्रसार करती है, लोगों को जागरूक करती है। और महात्मा गांधी 1915 में भारत आते हैं और उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की और उनको साबरमती का संत भी कहा जाता है। प्रारंभ में अंग्रेज़ों के प्रति उनका दृष्टिकोण उदार था, और जब महात्मा गांधी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाल रहे थे, उसी समय भारत में 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध होता है। और इस प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी जी अंग्रेज़ों की मदद करते हैं और भारतीयों को मोटिवेट करते हैं कि हमें इस दुखद घड़ी में अंग्रेज़ों का साथ देना चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में युवाओं को भर्ती होना चाहिए। और उनके संदेश से प्रेरित होकर कई युवा अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती भी होते हैं। तभी अंग्रेज़ों ने उनको भर्ती करवाने वाला सार्जेंट की उपाधि भी दी और महात्मा गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि भी दी। और ये भी प्रॉमिस किया कि जब विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तब भारत में औपनिवेशिक जो स्वशासन है उस क्षेत्र में सुधार किए जाएंगे। लेकिन 1918 में युद्ध समाप्त हो जाता है और अंग्रेज़ अपने वादे से मुकर जाते हैं। और उल्टा अंग्रेज़ क्या करते हैं, अंग्रेज़ भारत में जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा था और बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को समाप्त करने के लिए कई प्रतिक्रियावादी नीति अपनाते हैं। इसमें एक उनकी नीति थी रॉलेट एक्ट के रूप में। रॉलेट एक्ट आपका 18 मार्च 1919 में अंग्रेज़ों के द्वारा पारित किया गया और इसका उद्देश्य भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद को कम करना था। और जो भी व्यक्ति राष्ट्रवादी गतिविधियों में लिप्त था और जिन पर अंग्रेज़ों को शक होता था, अंग्रेज़ उसको गिरफ्तार कर सकते थे। तो इस रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील की व्यवस्था के रूप में भारतीयों ने संबोधित किया और इसके विरोध में संपूर्ण भारत में हड़ताल होने लगी। गांधी जी भी हड़ताल का नेतृत्व करते हैं और साथ ही साथ उस समय पंजाब के जो 2 नेता थे आपका सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, उनको अंग्रेज़ हिमाचल में जो धर्मशाला है वहाँ पर नज़रबंद कर देते हैं। और इसी कारण संपूर्ण भारत में जगह जगह अन्य जगह भी हड़तालें होती हैं। और इसी के कारण जब पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को क्या था, बैसाखी था, यहाँ पर बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है पंजाबियों का। तो सारे पंजाब के लोग अमृतसर में मेला भी था, उस मेले में इकट्ठा होते हैं और वो सभी लोग आराम करने के लिए कुछ समय के लिए जलियांवाला बाग में चले जाते हैं। और वहाँ पर कई नेता आते हैं
और वो नेता जो बैठे हुए वहाँ पर जो जनसमुदाय होता है उनको राष्ट्र के प्रति प्रेरित राष्ट्र का संदेश देते हैं और अंग्रेज़ों की जो गतिविधियाँ थी उसके बारे में बताते हैं। और शांतिपूर्ण ढंग से जलियांवाला बाग में सभा चल रही होती है। तभी वहीं पर एक प्रतिक्रियावादी जो प्रशासक था आपका जनरल डायर, वो आधमकता है और चारों ओर से उस जलियांवाला बाग के फाटक को बंद करते हैं और बंद करके निर्दोष लोगों पर गोली चला देते हैं और उनको बिना वार्निंग के उनमें गोली चला दी जाती है और निर्दोष लोग मारे जाते हैं। और अंग्रेज़ों के इस कुकृत्य का संपूर्ण भारत में विरोध होता है और इसी कारण गांधी जी केसरी हिंद की उपाधि त्यागते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर सर और नाइट की उपाधि त्यागते हैं। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों की इस नीति का विरोध होता है और इसी के साथ साथ अंग्रेज़ पंजाब में मार्शल लॉ या सैनिक शासन को लागू कर देते हैं। इससे खिन्न होकर गांधी जी अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा करते हैं जिसको असहयोग आंदोलन कहा जाता है। असहयोग आंदोलन का अर्थ है सहयोग न करना, असहयोग का अर्थ है सहयोग न करना। अर्थात भारत में गांधी जी कहते हैं कि भारत में अंग्रेज़ी सत्ता इसलिए मजबूती से टिकी है क्योंकि हम उनके हर शासन और प्रशासन में हर प्रकार से उनको सहयोग करते हैं। यदि हम अंग्रेज़ों को सहयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेज़ी सत्ता तिलमिला जाएगी, बिखर जाएगी और वह सफलतापूर्वक अपने शासन का संचालन नहीं कर पाएगी। तभी इसको असहयोग आंदोलन कहा गया और ये आंदोलन पूरे भारत में फैल गया और गांधी जी ऐसे नेता सिद्ध हुए। गांधी जी की बदौलत क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा जो आंदोलन था राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो पहले शहरों तक सीमित था, लेकिन गांधी जी के प्रयासों से ये आंदोलन पूरे के पूरे भारतीय गांवों तक भी फैल गया और ये आंदोलन जो केवल शहरी क्षेत्रों तक था उसका स्वरूप अखिल भारतीय हो गया क्योंकि शहरों के साथ साथ संपूर्ण गांव में भी ये फैल चुका था। तो बाद में ये आंदोलन गांधी जी का अहिंसात्मक रूप से प्रारंभ होता है। गांधी जी का जो संदेश था वह इस आंदोलन को अहिंसात्मक रूप से संचालित करने के रूप में था। लेकिन 1922 में, फरवरी का महीना था 1922 का, गोरखपुर में एक जगह है चोराचोरी, वहाँ पर क्रुद्ध ग्रामीणों ने एक थाने में धावा बोल के उस थाने में आग लगा दी और जिसमें 21 सिपाही और एक सब इंस्पेक्टर जिसको दरोगा भी कहते हैं, आग में जल गए। और गांधी जी को इस घटना से ठेस पहुंची और उन्होंने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि तो गांधी जी ने यह लोगों को बताया कि मैंने इस आंदोलन को अहिंसात्मक रूप से प्रारंभ करने का संदेश दिया, लेकिन लोगों ने नहीं माना और इसी कारण मैं इस आंदोलन को वापस लेता हूं। और कुल मिलाकर आउटपुट ये था कि जो राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप था गांधी जी के प्रयासों से अखिल भारतीय हो गया। और इसके बाद 1930 से 34 के बीच 2 चरणों में गांधी जी ने आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। जैसे असहयोग आंदोलन में की जो थीम थी वो थीम थी कि अंग्रेज़ों से शासन प्रशासन में असहयोग करना, लेकिन सविनय अवज्ञा की जो थीम थी वो क्या थी, अंग्रेज़ों के कानूनों का, जो अंग्रेज़ों के कानून है उसको ना मानना, उसकी अवहेलना करना। तो सविनय अवज्ञा मीन्स एक प्रकार की आज्ञा का उल्लंघन करना। आज्ञा किस रूप में थी अंग्रेज़ों की जो आज्ञा थी वो कानून के रूप में थी, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत में शासन को चलाने के लिए क्या बनाए थे, कानून बनाए थे। अब गांधी जी ने एक ऐसा कानून ढूंढा जो प्रत्येक भारतीय से जुड़ा था, वो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो और चाहे वो किसान हो, चाहे किसी भी तबके का व्यक्ति हो, उससे वो कानून प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था। वो था उस समय नमक कानून। आजकल जो नमक है उसको हम समुद्र से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपनी शोषणवादी नीति के तहत भारतीय संसाधनों पर कब्जा कर रखा था। समुद्र प्राकृतिक रूप से संपूर्ण भारत का था, लेकिन अंग्रेज़ों ने उस से प्राप्त होने नमक पर केवल सरकारी नियंत्रण स्थापित किया था और उस समय महंगे दाम पे नमक बिकता था और जो व्यक्ति समुद्र से प्रत्यक्ष रूप से नमक प्राप्त करता था उसको जुर्माना भरना पड़ता था, वो कानूनी अपराध था। अब गांधी जी ने इस नमक को एक मुद्दा बनाया और उन्होंने ये संकल्प लिया
कि हम अंग्रेज़ों के नमक कानून का उल्लंघन करेंगे और इस कानून को हम नहीं मानेंगे। और उन्होंने इस नमक कानून की अवहेलना करते हुए आपका 1930 में एक दांडी मार्च किया। दांडी मार्च की जो शुरुआत थी वो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच ये दांडी मार्च था। इसमें गांधी जी ने साबरमती से लेकर दांडी के बीच की यात्रा की थी और इसमें उनके साथ 78 अनुयायी थे और गांधी जी का ये आंदोलन बड़ा सफल रहा। जहाँ पर समुद्र तट थे, जैसे भारत के वर्तमान में 9 राज्यों में समुद्र तट हैं और उन समुद्र तटों में लोगों ने नमक बनाकर अंग्रेज़ों के नमक कानून की अवहेलना की। जहाँ पर नमक नहीं था वहाँ पर वन कानूनों की और अन्य राजस्व कानूनों की अवहेलना की गई और यह आंदोलन काफ़ी सफल रहा। फिर गांधी जी ने 1942 में तीसरा आंदोलन शुरू किया था, वो था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का एक नारा था, करो या मरो। तो गांधी जी का ये जो आंदोलन था उसकी रूपरेखा उन्होंने तैयार की थी और ये आंदोलन 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ। लेकिन ये आंदोलन प्रारंभ होने से पहले अंग्रेज़ों ने गांधी जी सहित जो महत्वपूर्ण नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया था और इस आंदोलन में कई समानांतर सरकारें चली थी, जैसे बलिया में और इसके अलावा सतारा में और बलिया सतारा अन्य जगह अंग्रेज़ों की समानांतर सरकारें बनाई गई थी और ये भारत छोड़ो आंदोलन भी काफ़ी सफल रहा। और इस प्रकार गांधी जी के द्वारा 1920 से 1947 के बीच चलाए गए आंदोलन थे, उन्होंने सही मायने में भारत में राष्ट्रवाद को सफल बनाया और भारतीयों को जागरूक किया। इस प्रकार गांधी जी के द्वारा 1920 से 1947 के बीच जो 3 आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन, इन आंदोलनों ने भारत में सही मायनों में राष्ट्रवाद को सफल बनाया और भारतीयों को राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की भावना सिखाई। तो स्टूडेंट, आज का ये टॉपिक भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित है और आप इस टॉपिक को पूरा पढ़ लें और इस टॉपिक को पूरा पढ़कर आप नोट्स बनाएं